नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद आज पटना में जदयू विधानमंडल दल की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन। बैठक में मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार के जदयू में शामिल होने के प्रस्ताव पर लगी मुहर। कल ग्रहण करेंगे पार्टी की सदस्यता। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित किया। मुजफ्फरपुर के राघव झुनझुनवाला और वैशाली के उज्जवल प्रियांक ने शीर्ष 10 में बनाया स्थान। और प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी से बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग का 9 मार्च से 11 मार्च तक कई जिलों में वर्षा का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा का नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जनता दल यूनाइटेड के विधानमंडल दल की एक उच्च स्तरीय बैठक आज पटना में आयोजित हुई। मुख्यमंत्री के आवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के सभी विधायक, विधान पार्षद, सांसद और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक के बाद पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार के जदयू में शामिल होने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। श्री कुमार ने बताया कि कल मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने कहा कि विधायक ने मांग किया कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। करतल ध्वनि के साथ विधायकों ने और मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया और निशांत कुमार कल जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बिहार राजनीति का एक महत्वपूर्ण पैगाम यह है कि निशांत कुमार ने यह तय किया है कि हम पूरे बिहार का दौरा भी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद उनके समर्थकों ने नाराजगी जाहिर की है। पटना स्थित पार्टी प्रदेश कार्यालय समेत कई स्थानों पर मुख्यमंत्री के समर्थकों ने उनके इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। इस बीच केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि पार्टी के सभी फैसले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की इच्छा के विपरीत उनसे कोई फैसला नहीं करवाया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को ही तय करना, ये हर कुछ यहाँ निर्णय नीतीश कुमार जी की इच्छा से और उनकी मर्जी से। आज तक कोई धरती पर नीतीश कुमार जी के इच्छा के विपरीत कोई निर्णय उनसे नहीं करा सकता। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का राजनीतिक फैसला है और हम सभी इस फैसले के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक फैसला है, उस फैसले के साथ हम सब लोग खड़े हैं कि जितने उनके शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, जो उनके विधायक हैं, उनके एमपी हैं, उनके जो भी लोग हैं, सब मर्माहत हैं। लेकिन जब राजनीतिक फैसला कोई लीडर लेते हैं तो उनके समर्थकों का, उनके विधायकों का, उनके एमपी का, उनके पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको राजनीतिक निर्णय में चट्टान की तरह खड़ा रहना पड़ेगा। यही उनके प्रति सबसे बड़ी समर्पण है, सबसे बड़ी उनके साथ रहने का औचित्य और प्रमाण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और दीर्घकालिक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से कई कदम उठाए हैं। कृषि, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ करने के साथ निर्यात पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में उच्च मूल्य कृषि उत्पाद पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। एमएसपी में हुए रिफॉर्म से अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75% से अधिक हो चुका है।
पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। श्री मोदी ने कहा कि इस साल का बजट अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है, हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध हैं। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट ट्रेंड को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी तैयार करने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता की भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। वहीं श्री चौधरी ने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर उन्हें बधाई दी है। आदरणीय नंदकिशोर यादव जी नागालैंड के गवर्नर बने। माननीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बधाई देता हूँ कि हमारे पुराने कार्यकर्ता और पुराने नेता आदरणीय नंदकिशोर यादव जी को इन्होंने फिर से सम्मान देने का काम किया, जो सम्मानित करके महामहिम बनाने का काम किया। उमेश सिंह कुशवाहा लगातार तीसरी बार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में आज श्री कुशवाहा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद देर शाम उनके चयन की घोषणा की गई। श्री कुशवाहा को जदयू और एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सीएसई 2025 का अंतिम परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। यूपीएससी ने बताया कि 659 पुरुषों और 299 महिलाओं सहित कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है। परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री ने पहला, राजेश्वरी सूबे ने दूसरा और आकांश ढूल ने तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रदेश के 2 अभ्यर्थियों राघव झुनझुनवाला और उज्जवल प्रियांक ने शीर्ष 10 में जगह बनाई है। एक रिपोर्ट। प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के सरायगंज के रहने वाले राघव झुनझुनवाला ने ऑल इंडिया रैंकिंग में 4था स्थान प्राप्त किया है। इधर वैशाली जिले के उज्जवल प्रियांक को ऑल इंडिया रैंकिंग में 10वां, औरंगाबाद की मोनिका श्रीवास्तव को 16वां, नवादा के दृष्टिबाधित रवि राज को 20वां स्थान मिला है। समस्तीपुर के मुहिउद्दीन नगर प्रखंड स्थित राजा जान गांव के अभिषेक कुमार को 102वां, जबकि ताजपुर प्रखंड के कोठिया गांव निवासी आयुष कुमार को 143वां स्थान प्राप्त हुआ है। आयोग के अनुसार 3 महिला परीक्षार्थियों ने टॉप 10 में अपना स्थान पक्का किया है। समाचार कक्ष से मैं सत्यम कुमार। 25 मई 2025 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के लिए 9,30,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। बिहार की 5 समेत देश की 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की गई। उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा। परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे। बिहार की 5 सीटों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। एक रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश महासचिव शिवेश कुमार, जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। वहीं राजद की ओर से सांसद अमरेंद्रधारी सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। 6 उम्मीदवारों के मैदान में होने से मतदान होना तय हो गया है। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की
की जरूरत है। संख्या बल के आधार पर एनडीए के 4 उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है, जबकि 5वें उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को जीत के लिए 3 और विधायकों का समर्थन मिलना जरूरी होगा। वहीं राजद को जीत के लिए महागठबंधन के 35 विधायकों के साथ ही एआईएमआईएम के 5 और बसपा के 1 विधायक का वोट प्राप्त होना जरूरी है। समाचार कक्ष से सविता पारीक। नेपाल में आम चुनाव की मतगणना जारी है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 102 सीटों पर जीत दर्ज करने के साथ ही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। गगन थापा की नेपाली कांग्रेस 11 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल 9 सीटों पर आगे है। पुष्प कमल दहल की एनसीपी 10 सीटों पर आगे चल रही है। मतगणना आज शाम तक पूरी हो जाने की संभावना है। राजधानी पटना सहित प्रदेश भर के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। इस अवधि में मोतिहारी में सबसे अधिक 33.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 9 मार्च से 11 मार्च तक विभिन्न जिलों में वर्षा का पूर्वानुमान है। भारत पेट्रोलियम ने कहा है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है और सप्लाई चेन सामान्य रूप से चल रही है। कंपनी ने उन दावों को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा था कि कुछ स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो रही है। कंपनी ने कहा कि ऐसे दावे पूरी तरह से निराधार हैं। बीपीसीएल सभी ग्राहकों के लिए बिना किसी रुकावट के ईंधन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रामसुंदर दास को उनकी 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज श्रद्धापूर्वक याद किया गया। पटना के कंकड़बाग स्थित रामसुंदर दास पार्क में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के काकण चौक के पास पुलिस ने एक कंप्यूटर दुकान में फर्जी पैन और आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर जिले में होली पर्व के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने के मामले में जमालपुर थाना पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नया टोला दरियापुर गांव में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद आज पटना में जदयू विधानमंडल दल की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन। बैठक में मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार के जदयू में शामिल होने के प्रस्ताव पर लगी मुहर। कल ग्रहण करेंगे पार्टी की सदस्यता। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित किया। मुजफ्फरपुर के राघव झुनझुनवाला और वैशाली के उज्जवल प्रियांक ने शीर्ष 10 में बनाया स्थान। और प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी से बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग का 9 मार्च से 11 मार्च तक कई जिलों में वर्षा का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।